नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल कितने तरीके का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली वीडियो जरूर देख ली होंगी, तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप एस्टोपल के समझ गए होंगे। देखिए, एक लॉर्ड डेनिंग हैं जिन्होंने एक टिप्पणी की थी इस केस में, मैक्लेहेनी वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ वेस्ट मिडलैंड पुलिस फोर्स 1980 का केस है। यहां पर जस्टिस लॉर्ड डेनिंग ने क्या टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने हिंदी में लिखी है दोस्तों, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया है, तब मैंने लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और जब भी आपको काइंड्स ऑफ एस्टोपल लिखने के लिए कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, कोई क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर कोट करिए। इस केस का नाम आप पीछे एक स्क्रीनशॉट इसका फिर ले लीजिए, केस का नाम जरूर लिखें, लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणी रिमार्क्स लिखें इस केस में, और उन्होंने क्या बोला आप ये जरूर लिखें। देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। कोक, ये चीफ जस्टिस थे कोक, अपने टाइम के, पुराने समय के। कोक के समय में एस्टोपल का घर बहुत छोटा था। इन द टाइम ऑफ कोक, हाउस ऑफ एस्टोपल वाज वेरी स्मॉल। उसमें केवल 3 रूम होते थे, केवल 3 कमरे होते थे एस्टोपल के घर में। किन के टाइम में? कोक के टाइम में। इट मींस कोक ने केवल 3 रूम बताए थे, 3 तरीके के एस्टोपल बताए थे। नंबर 1, अभिलेख पर आधारित एस्टोपल, एस्टोपल इन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के रूप में एस्टोपल। नंबर 2, लिखित दस्तावेज पर आधारित एस्टोपल, एस्टोपल इन राइटिंग, एस्टोपल इन डीड। नंबर 3, आचरण और व्यवहार पर आधारित एस्टोपल, एस्टोपल इन पाइस, एस्टोपल बाय कंडक्ट। ये 3 प्रकार के कमरे थे कोक के टाइम में एस्टोपल के घर में। लेकिन हमारे समय तक आते आते, कौन कह रहे हैं? लॉर्ड डेनिंग कह रहे हैं इस बात को, कि कोक के समय तक इस एस्टोपल के घर में केवल 3 रूम थे, लेकिन हमारे समय तक आते आते इस घर में इतने कमरे हो गए कि उनके बीच भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है। इन सभी कमरों में एक समानता अवश्य है कि ये सभी एक ही छत के नीचे स्थित हैं, किंतु प्रत्येक कमरे का उपयोग दूसरे से भिन्न है। यदि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहां एक सूचना पट मिलेगा जिस पर लिखा होगा एस्टोपल एक साक्ष्य का नियम है, एस्टोपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस। और यदि दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक अलग सूचना पट मिलेगा कि एस्टोपल स्वयं एक वाद का आधार हो सकता है, बन सकता है। अतः यह मान लेना कि एक कमरे में जो सिद्धांत लागू होता है वही अन्य सभी कमरों में भी लागू होगा, तो यह एक भूल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। अर्थात लॉर्ड डेनिंग कहना चाहते हैं कि कोक साहब के टाइम में ये एस्टोपल को बहुत ही प्रिसाइजली क्लासिफाइड किया गया था, बट इनके समय तक आते आते एस्टोपल इतना वाइड हो गया कि उसका क्लासिफिकेशन अपने आप में कंफ्यूजिंग हो गया। और अगर कुछ लोग उसमें कंफ्यूजिंग होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वाभाविक बात है। ये अपने आंसर में आप लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के एस्टोपल हैं, किस तरीके से आप लिखेंगे। तो एज पर चीफ जस्टिस कोक, एस्टोपल इज ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरीके का है जो चीफ जस्टिस कोक हैं उनके अकॉर्डिंग। नंबर 1, एस्टोपल बाय रिकॉर्ड। एस्टोपल बाय रिकॉर्ड मतलब अभिलेख के रूप में एस्टोपल, विबंध, अभिलेख के द्वारा। लेकिन इंडिया में इसी को एस्टोपल बाय रिकॉर्ड को जाना जाता है रेस जुडिकेटा के नाम से, जो सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 14 सीपीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट में है, जो अब सेक्शन 34 से 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। और यही आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो सेक्शन 300 है, जो अब सेक्शन 337 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, जहां पर पर्ट्री फॉइस कन्विक्ट
एंड ऑट्रीफॉइस एक्विट की बात होती है। और यहां कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन का एक बार ट्रायल हो गया है, ध्यान से सुनना, एक बार ट्रायल हो गया है और उसके बाद चाहे तो उसे कन्विक्ट कर दिया गया और चाहे उसे एक्विटल कर दिया गया, और ये कन्विक्शन और ये एक्विटल एक बार अगर फाइनल हुआ, देन उसी मैटर में अब इस पर्सन को दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता है। डबल जीओ पार्टी नहीं हो सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो यही बात वहां पर भी लिखी गई है। अब आप इस एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, अभिलेख के द्वारा विबंध, उसको आप लिखेंगे कैसे? इट इज एस्टोपल ऑफ पार्टीज, ये पक्षकारों के लिए एस्टोपल है, पक्षकारों को रोकता है फ्रॉम रीओपनिंग और रीलिटिगेटिंग द मैटर विच हैज बीन फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जब एस्टोपल बाय रिकॉर्ड आप लिख रहे होंगे। इसका मतलब ये एक ऐसा एस्टोपल विबंध है जो पार्टीज को रोकता है किसी भी मैटर को दोबारा से ओपन करने के लिए, दोबारा से विवाद में लाने के लिए, बट उन्हीं पार्टीज के बीच में जब रोकता है जब इस मैटर को ऑलरेडी फाइनली अंतिम रूप से डिसाइड किया जा चुका है एक कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा, एक सक्षम न्यायालय के द्वारा इसको डिसाइड ऑलरेडी किया जा चुका हो, तो ऐसे मैटर को रीओपन करने के लिए रोक दिया जाएगा। एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर जो रिकॉर्ड वर्ड यूज हुआ है ना, ये एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड में जुडिशियल रिकॉर्ड है, आप इसको जुडिशियल रिकॉर्ड कह सकते हैं। इट मींस जहां आपने देखा रेस जुडिकेटा, ये जुडिशियल रिकॉर्ड है। आप यहां देखेंगे सेक्शन 40 टू 44, 34 टू 37 जुडिशियल रिकॉर्ड है। सेक्शन 300 सीआरपीसी जुडिशियल रिकॉर्ड है, 313 बीएनएसएस। तो यहां पर एस्टोपल बाय रिकॉर्ड का मतलब एस्टोपल बाय जुडिशियल रिकॉर्ड, ये डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते रहिए। अब जो रेस जुडिकेटा है, इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, कॉज ऑफ एक्शन एस्टोपल एंड इशू एस्टोपल। ये रेस जुडिकेटा का ही पार्ट है। इट मींस वो पीछे जो एस्टोपल बाय रिकॉर्ड था उसी का ये कहीं ना कहीं पार्ट है, जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट है। कॉज ऑफ एक्शन एस्टोपल को हिंदी में बोलेंगे वाद हेतुक विबंध, और इशू एस्टोपल को हिंदी में बोलेंगे विवादक विबंध। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन एस्टोपल का मतलब है कि कॉज ऑफ एक्शन को ही रोक देता है, अर्थात कंप्लीट सूट को रोक देता है कि अब दूसरा सूट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो सूट डिसाइड हो चुका है। इशू एस्टोपल में ऐसा नहीं है। इशू को एस्टॉप करता है, एक विवादक को, एक इशू को रोका जाता है, पूरे के पूरे केस को नहीं रोका जाता, उसे कहते हैं इशू एस्टोपल। कॉज ऑफ एक्शन एस्टोपल, कंप्लीट सूट इज एस्टॉप, बट इन इशू एस्टोपल ओनली वन इशू इज एस्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, दोनों को आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल से कि ए एक वाइफ है, बी हस्बैंड है। अब यहां पर ए ने एक सूट डाला बी के अगेंस्ट, पैटर्निटी सूट था, और पैटर्निटी सूट में क्लेम था कि जो इसका बच्चा है, ए का बच्चा, ये बी का ही बच्चा है। इट मींस बी इज द लेजिटिमेट फादर ऑफ हर चाइल्ड। ऐसा एक पैटर्निटी सूट ए ने डाला और ए के फेवर में डिक्री हो गई। अब ए के फेवर में जैसे ही डिक्री हुई, इट मींस बी हैज बीन डिक्लेयर्ड फादर ऑफ एज चाइल्ड। इस लेडी ए की बच्चे, ए की ए का जो बच्चा है उसका पिताजी है बी, ऐसा डिक्लेयर हो गया। अब जैसे ही बी को डिक्लेयर किया गया कि ये तो फादर है ए के बच्चे का, देन बी ने एक सूट डाल दिया कस्टडी के लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए। बी फाइल्ड अ सूट फॉर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। नाउ अब यहां पर जो ए है, जिसका ये बच्चा था, ऑलरेडी मदर है ये इस बच्चे की, अब वो ये प्ली नहीं ले सकती कि ये व्यक्ति बी इस बच्चे का फादर ही नहीं है, इसको कस्टडी मत दो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये इशू डिसाइड हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती है ए
Now A is stopped to take plea that he is not father of her child. लेकिन अब एक और इशू दिखाता हूं दोस्तों कि यहां पर ए ने एक सूट फाइल कर दिया, फिर से मदर ने फिर सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, और इस बार क्या कह रही है कि मेरा जो बच्चा है जिसका फादर बी को डिक्लेयर कर दिया गया है, तो बी से मेंटेनेंस चाहिए इस बच्चे के लिए, इसके लिए बच्चे के लिए बी से मेंटेनेंस चाहिए। तो इसमें कितने इशू हो सकते हैं कि पहले तो क्या ये बच्चा बी का बच्चा है, क्या बी जो है वो पोजीशन में है कि इस बच्चे को मेंटेन करे या उसको मेंटेन करना चाहिए, क्या ये जो इसकी मदर है या वो इस पोजीशन में है कि वो बच्चे को मेंटेन नहीं कर सकती है, और भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे। तो जब ये मेंटेनेंस का सूट डाला अपने बच्चे के लिए, बी से क्लेम किया है, तो यहां पर बी इज एस्टोप टू डिनाई दैट ही इज नॉट फादर ऑफ हर चाइल्ड। इस ए के बच्चे का बी पिता नहीं है, ऐसा कहने से इसको रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इशू पहले सूट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लेकिन इस वाले सूट में ये केवल एक इशू है, पूरा का पूरा सूट ये नहीं है। अगर पूरा का पूरा सूट यही होता कि बच्चे को डिक्लेयर किया जाए, इसको बी को डिक्लेयर किया जाए कि ये ए का जो बच्चा है उसका फादर है, देन ये कॉज ऑफ एक्शन एस्टोपल होता। बट यहां पर केवल एक इशू कि अब एक इशू पर बी डिनाई नहीं कर सकता कि वो फादर नहीं है, बिकॉज ये इशू ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है पहले सूट में। तो यहां पर ये केवल एक इशू एस्टोपल है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि इशू एस्टोपल क्रिमिनल में भी हो सकता है। और ये बात ध्यान रखिए कि आप मैंने पिछले 3 वीडियो बनाए थे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, और वहां पर मैंने कोशिश की थी कि दो जो राइटर हैं उन लोगों ने लिखा, एक ने तो क्लियर कट कह दिया था कि एस्टोपल केवल और केवल सिविल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होता है, क्रिमिनल में नहीं होता। दूसरों ने कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी इशू एस्टोपल अप्लाई हो सकता है, लेकिन केवल और केवल प्रोसिक्यूशन पर, एक्यूज पर नहीं। तो यहां कहीं मुझे मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन थी, वो किसी का कोई जजमेंट नहीं थी, किसी की कोई राइटिंग नहीं थी, मेरी हम्बल ओपिनियन थी, क्योंकि मैं अपनी ओपिनियन बताने के लिए स्वच्छंद हूं। आपको अप्रूवल आपको देनी है कि वो विद लॉजिक है या नहीं है। तो मैंने बीच में, दोनों के बीच में कुछ गैप था, उस गैप को लेते हुए अपनी ओपिनियन दी थी। लेकिन जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप यही लिखेंगे कि एस्टोपल सिविल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप कह सकते हैं कि कभी कभी प्रोसिक्यूशन पर एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर इशू एस्टोपल की फॉर्म में, विबंध, विवादक विबंध की फॉर्म में क्रिमिनल केस में किसी एक पर्टिकुलर इशू को एस्टॉप कर सकता है। आप ऐसा लिख सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा अभी इसके बारे में। अभी तो ये था दोस्तों एस्टोपल बाय रिकॉर्ड। अब दूसरा टाइप है एस्टोपल बाय डीड, और तीसरा टाइप है एस्टोपल बाय पायस। पायस को बोलते हैं कंडक्ट, इसका दूसरा मीनिंग है बिफोर द पब्लिक, इन द कंट्री, इन द पब्लिक। तो पहले देखते हैं एस्टोपल बाय डीड का क्या मतलब है। जैसा कि देखिए डीड वर्ड से ही हमको पता चल रहा है, डीड का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो अगर पार्टीज ने कोई एक डीड तैयार कर ली है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है जिसमें दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, दोनों के स्टेटमेंट्स लिखे हैं, और उसमें दोनों के साइन, और ऐसी डीड के बेस पर अगर वो जो फैक्ट्स उसके अंदर लिखे गए हैं उनमें कुछ ऐसा लिखा है, उनके अगेंस्ट कोई पार्टी जाना चाहती है, तो उसके अगेंस्ट नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी गई हैं, जो स्टेटमेंट लिख दिए गए हैं, वो बाउंड करती हैं इन पार्टीज को। तो डीड के अगेंस्ट जनरली उसको जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो परमिशन, अगर डीड में कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उसके आधार पर एस्टोपल बाय डीड कहलाएगा। लेकिन यहां पर आपको पढ़नी है सेक्शन 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 31 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये कहती थी कि एडमिशंस, एडमिशन स्वीकृति आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे ऑपरेट एज एस्टोपल। अगर ध्यान देना, इट मे
it may operate as estoppel, may operate as estoppel, not कि सेल अगर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है तो सेल एस्टोपल ऐसा नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। मे ऑपरेट एस्टोपल, और मे का मतलब कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। विबंध की तरह जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे गए, एडमिशंस, एडमिशंस का मतलब जब आपने डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो वहां पर लिखा गया कि वो स्टेटमेंट ही है। लेकिन ये स्टेटमेंट जब डीड में लिख दिए गए दोनों पार्टीज के द्वारा, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे उन फैक्ट्स के जो फैक्ट उस डीड में लिखे गए। क्यों? क्योंकि इनको रिबट किया जा सकता है, इनका खंडन किया जा सकता है। और खंडन कब तक किया जा सकता है? अनलेस ऑपरेट्स एज एस्टोपल, जब तक वो एस्टोपल की तरह, विबंध की तरह काम ना कर रहे हों, तो उनका रिबटल किया जा सकता है। तो जो सेक्शन 25 में लिखा है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ तो है ही नहीं। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ अगर किसी फैक्ट को एक बार डिक्लेयर कर दिया गया तो अब उसका रिबटल नहीं किया जा सकता, लेकिन डीड में लिखे हुए स्टेटमेंट्स का रिबटल किया जा सकता है। और जब तक किया जा सकता है कि जब वो स्टेटमेंट एक एस्टोपल की तरह काम ना करते। इट मींस एस्टोपल की तरह काम करेंगे तो रिबटल नहीं होगा, अदरवाइज रिबटल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट जो डीड में लिखे गए हैं डू नॉट ऑपरेट पर से, डू नॉट ऑपरेट पर से एज एस्टोपल unless the conditions of section 121 are fulfilled। जब तक सेक्शन 121 के अंदर जो एस्टोपल की डेफिनेशन और इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, इन स्टेटमेंट पर कंप्लीटली फॉल नहीं करेंगे, तब तक अपने आप में वो स्टेटमेंट एस्टोपल की तरह काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मान लेंगे कि डीड में लिखे तो वो स्टेटमेंट एस्टोपल हो गए, हमेशा ही पार्टीज को रोक देंगे, नहीं, पर से एस्टोपल नहीं है। हाँ, 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंग्रेडिएंट को अगर पूरा कर देते हैं तो फिर वो एस्टोपल की तरह ऑपरेट करेंगे। दूसरी सेक्शन देखिए 96 सबसेक्शन 3 सीपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 93 और उसकी क्लॉज 3, वहां देखिए, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। आउट ऑफ कोर्ट जाकर किसी दो पार्टीज ने, जिन्होंने सूट डाला हुआ था, उन्होंने जिनके बीच में सूट था, आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटलमेंट कर लेते हैं और कोर्ट को कहते हैं कि हमारा सेटलमेंट हो गया है और इस सेटलमेंट के आधार पर आप ऐसी ऐसी डिग्री पास कर दीजिए। देन कोर्ट ने अब इनकी कंसेंट से एक डिग्री पास कर दी, तो अब ऐसी डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। ये अपने आप में एक एस्टोपल है। तो आप नहीं देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो यहाँ पे डिग्री की हम बात कर रहे हैं, ये तो एस्टोपल बाय रिकॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल रिकॉर्ड है, रेस जुडिकेटा की तरह काम करेगा। तो इसके लिए स्पेशली बोला गया है सेक्शन 96 क्लॉज 3 सीपीसी के लिए कि ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड एस्टोपल है। और हाइब्रिड का मतलब दो एस्टोपल्स के बीच का। तो ये एस्टोपल बाय रिकॉर्ड एंड एस्टोपल बाय डीड दोनों के बीच का है एस्टोपल 96 क्लॉज 3। आप इस तरीके से भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। तीसरा टाइप है एस्टोपल बाय कंडक्ट, एस्टोपल इन पायस, और पायस का मतलब होता है इन द कंट्री, और दूसरे शब्दों में बोलने तो बिफोर द पब्लिक। इट मींस हम पब्लिक के सामने किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। कंडक्ट का मतलब हमारा आचरण कैसा है, उस आचरण के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि इसको अब बैकआउट होने से रोका जाए या ना रोका जाए। तो इट वाज, ये एस्टोपल बाय कंडक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 1937 इन केस पिकार्ड वर्सेस सीयर्स बाय लॉर्ड डेनमैन। आप ये लॉर्ड डेनमैन भी याद कर लेना, इस केस का नाम भी याद कर लेना। एस्टोपल का अगर कोई क्वेश्चन आता है और ये केस अगर आपने अपने आंसर में नहीं लिखा तो आंसर अधूरा है, क्योंकि यही सबसे पहला केस था जहां पर एस्टोपल को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये 1872 में एविडेंस एक्ट आने से पहले का केस है। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ए ने कोई प्रॉपर्टी बी के पास मॉर्गेज की थी। अब जब बी को पैसा नहीं मिला
तो बी उस प्रॉपर्टी को बेचने लगा। और ए ने ऐसा कंडक्ट किया था, सी को बेच रहा था बी, ए ने ऐसा कंडक्ट किया था कि जैसे बी ही इसका ओनर है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं ओनर हूं। जब सी ने उसको खरीद लिया, देन क्लेम करता है, सूट डालता है कि मैं ओनर हूं इसका। देन कहा गया कि नहीं, आपके कंडक्ट से तो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि बी ही ओनर है, इसलिए आपको अब इस पॉइंट पर नहीं लौटने दिया जाएगा कि आप ओनर थे। वो यही केस है दोस्तों, पिकार्ड वर्सेस सीज। तो इसको लिखकर ही आना है। अब कंडक्ट का मतलब है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कैसा है। वो आचरण कई तरीके से बांटा जा सकता है। इसके अंदर कुछ स्पीसीज हो सकती हैं। तो कुछ स्पीसीज हैं जो एस्टोपल बाय कंडक्ट में कवर होती हैं। नंबर एक बात, साइलेंस। आप मूक, चुप रहते हैं, ऐसे पॉइंट पर चुप रहते हैं जहां आपका बोलना आवश्यक था। साइलेंस इन अ सिचुएशन वेयर द पार्टी शुड हैव स्पोकन आउट। पार्टी को बोलना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टी साइलेंट रह गई और ऐसी साइलेंस को बिलीव करते हुए किसी दूसरे पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया, उस एक्ट के कारण जो भी उसने कंसिडरेशन दिया है, अब ये पार्टी लौटकर कहती है, अब मुंह खोलती है अपना कि नहीं ऐसा नहीं था, तब ये नहीं जैसे चलेगा। जैसे कि मान लो कि एक दुकान है, मेरी दुकान है, मेरा बच्चा भी साथ में बैठा है, मैं भी दुकान पर बैठा हूं। मेरे बच्चे ने एक सामान बेच दिया किसी पार्टी को और वो बच्चा उसको काफी सस्ता बेच रहा है, लॉस में बेच रहा है, बट मैं देख रहा हूं कि लॉस में बेच रहा है बच्चा, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं साइलेंट हूं। अब जब बच्चे ने बेच दिया, वो पेमेंट देकर चला गया, अब बाद में क्लेम करता है कि नहीं, मेरा बच्चा ऑथराइज नहीं था बेचने के लिए, मेरे बच्चे से नहीं खरीद सकते थे आप। तो भैया आप साइलेंट क्यों थे उस समय पर? तो ये एस्टोपल बाइल साइलेंस हो गया। यानी आप, कुछ लोग इसको एक काइंड में रख सकते हैं, बट मैं ये कहता हूं कि कंडक्ट का ही एक रूप है। तो एस्टोपल बाई साइलेंस। दूसरा है एक्विसेंस, सहमति दे दी आपने एक तरीके से, एज इन द केस ऑफ एडवर्स पोजेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। एडवर्स पोजेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा, एंड प्रिस्क्रिप्शन को बोलेंगे चिरुपयोग। ये च है, चिरुपयोग। चिरुपयोग का मतलब है कि कोई व्यक्ति काफी दिनों से किसी प्रॉपर्टी का यूज करता आ रहा है और वहीं पे ऑनर है उसका, उसको पता है कि ये काफी दिनों से यूज कर रहा है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया उसने। तो ये क्या है, उसका कंडक्ट है, ऑनर का। अब कहता है कि नहीं, ये ऑनर, ये इसको हटाओ यहां से, मैं ऑनर हूं इसका। इसी तरीके से एडवर्स पोजेशन का, भाई मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं आप और कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर आकर इस प्रॉपर्टी को बिल्ड करना शुरू कर देता है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, ये जानते हुए उसे लगता है कि यही प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि उसके बराबर वाला प्लॉट उसका था। और ये बात आप जानते हैं कि ये गलत प्रॉपर्टी पे बना रहा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, बट आपने उस समय उसको नहीं रोका। आपका कंडक्ट है ये कि आप जानते हुए कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नहीं बना रहा है। बाद में जब कंस्ट्रक्शन बन गया, पूरा हो गया, अब आप कह रहे हैं कि जी इसको हटाओ यहां से, मेरी प्रॉपर्टी पे बना दिया इसने, आपके मन में लालच आ गया कि अब बनी हुई प्रॉपर्टी मुझको मिल जाएगी। अगर ये प्रूव हो गया कि आपको पता था कि जिस समय इसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया कि ये आपकी प्रॉपर्टी पे बना रहा है, तो आपको वापस लौट के नहीं जाने दिया जाएगा कि मैं ओनर हूं इसका, इसको यहां से निकालो। अब उसका जो लॉस हो गया है उसे कौन पूरा कराएगा? तो एक्विसेंस, एडवर्स पोजेशन इसमें आता है। दूसरा कनाइवेंस। कनाइवेंस का मतलब मिली भगत है। अडल्ट्री के मामले में देखिए, दोनों लोग एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, लेडी जेंट्स। हालांकि अब अडल्ट्री ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रह गया है, बट हाँ, कंडक्ट सिविल मैटर्स तो रहेंगे। नेग्लिजेंस, अगर लापरवाही है किसी एक्ट में, तो लापरवाही के कारण भी अगर किसी की पोजीशन चेंज हो गई, किसी को लॉस हो रहा है, तो वहां पर भी एस्टोपल लागू होगा। लैचेज एंड डिलेज, मेनली कहां होता है लैचेज एंड डिलेज का मतलब, देरी करने हैं आप जानबूझ के आप अपने कंडक्ट में, जबकि आपको परस्यू करना चाहिए था, आपको रेमेडी लेनी चाहिए थी परस्यू करके, लेकिन फिर भी रेमेडी नहीं ली आपने, जानबूझ के डिले किया है और उससे किसी पर्सन की पोजीशन चेंज हो गई।
तो भी आपको वापस नहीं जाने दिया जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है जी। दिल्ली को आप एक देखिए केस है राम्सडेन वर्सेस डायसन। यहां पर हुआ क्या कि कोई स्ट्रेंजर, वही जो एग्जांपल अभी मैंने दिया कि स्ट्रेंजर आता है किसी की प्रॉपर्टी पे आके वो बनाने लगता है, तब तो उसने रोका नहीं, जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है तब कहता है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। देखिए बाय नेग्लिजेंस का एक एग्जांपल देना मैं उचित समझूंगा, क्योंकि यहां पर डाउट रहेगा हमेशा, समझने वाला पॉइंट तो एस्टोपल बाय नेग्लिजेंस है। एक केस है मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1938 का केस है, प्रीवी काउंसिल ने इसको डिसाइड किया था। इस केस के थोड़े से फैक्ट बताना चाहूंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास एक व्यक्ति ने रेलवे रिसिप्ट, सामान की रेलवे रिसिप्ट, और सामान क्या था, ग्राउंड नट, ये रेलवे रिसिप्ट को प्लेस कर दिया। दोस्तों प्लेस का मतलब जस्ट लाइक ए मॉर्गेज है, गिरवी है। और प्लेस में फिर मॉर्गेज में डिफरेंस क्या होता है? देखिए ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन आप ट्रांसफर कर सकते हो, दे सकते हो, वो प्लेज होती है, और जिसका आप पोजेशन नहीं दे सकते तो वो मॉर्गेज होती है। जैसे कोई घर है, घर को मॉर्गेज किया जाता है, घर को आप उठा के नहीं दे सकते उसको कि ले रख ले तू अपने पास, लेकिन हाँ अगर रिसिप्ट है, कुछ कागज है, कागजों को प्लेज किया जा सकता है, कागज का पोजेशन हैंड ओवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो रेलवे रिसिप्ट थी ग्राउंड नट की, ये एक पार्टी ने, एक फर्म ने किसको प्लेज कर दी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। अब इनकी क्या जिम्मेदारी थी कि इन रिसिप्ट पर लिखते कि यहां पर जो सामान है ये वाला ये प्लेस्ड है, लेकिन इन्होंने, इनका नेग्लिजेंट एक्ट था कि इन्होंने कोई इस पर स्टैंप नहीं लगाई। अब ये फर्म ने बड़ी चतुराई दिखाई कि इस बैंक से फ्रॉडुलेंटली फ्रॉडुलेंटली इन रसीद को ले लिया, क्योंकि इन पर मोहर नहीं लगी हुई थी। तो जैसे ही ये रसीद इनके पास आई तो इन्होंने दूसरे बैंक, मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास जाकर प्लेस कर दी, दोबारा से सेम सामान के लिए। इट मीन सेम सामान के लिए दो बैंक से पैसा ले लिया फर्म ने। फर्म ने तो फ्रॉड प्ले कर दिया, बल्कि दोनों के ही ऊपर कर दिया, इसको मिसरिप्रेजेंट किया, बताया ही नहीं कि हमने ऑलरेडी प्लेस कर रखी है। यहां से फ्रॉड करके ये पहले ही ले ली इन्होंने रसीद। तो अब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस मर्चेंट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ केस डाला। यहां उल्टा लिखा हुआ, लेकिन पहले इन्होंने डाला था, देन बाद में इन्होंने अपील करी है, इसलिए केस का नाम मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जब इन्होंने ये केस डाला तो कोर्ट ने ये कहा, मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अब बैक नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इनकी गलती है, एस्टोपल बाय नेग्लिजेंट है, इनको स्टॉप करो, इनका नेग्लिजेंट था। इस रसीद पर अगर इन्होंने मोहर लगा दी होती तो ये फर्म मेरे पास नहीं आ पाते और मुझको भी फ्रॉड नहीं कर पाते। इनके एक्ट के कारण मुझे लॉस हो रहा है, तो आप इनको नहीं जाने देंगे कि ये डिलीवरी मांग रहे हैं उसकी, सामान की, मेरे से नहीं, हम डिलीवरी तो हम लेंगे। इन्होंने कहा मर्केंटाइल ने, आप ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक के लिए। तो कोर्ट ने क्या कहा, प्रीवी काउंसिल ने फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एस्टोपल बाय नेग्लिजेंट अप्लाई नहीं किया जाए। तो एस्टोपल बाय नेग्लिजेंट के लिए कंडीशन बताई प्रीवी काउंसिल ने, तो वो ये है कि जब एक पार्टी ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया किसी को, then there must be a duty to use due care towards the party misled or towards the general public of which he is one। दोनों ने कहा है कि जब ये एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट किया, मिसरिप्रेजेंट किया, तो वहां पर इस पार्टी की ड्यूटी होनी चाहिए टू यूज द ड्यू केयर टुवर्ड्स द पार्टी मिसलेड। जिस पार्टी को मिसलीड किया जा रहा है उस पार्टी के प्रति कोई ना कोई ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन मर्केंटाइल बैंक, सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्या ड्यूटी थी मर्केंटाइल बैंक की तरफ, जिसको रोका जा रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टोपल यूज किया जा रहा है, क्या इसकी ड्यूटी थी मर्केंटाइल बैंक की तरफ? कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई लिंक नहीं था दोनों का, कोई ड्यूटी नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा नेग्लिजेंट
on which it is based should not be indirectly or remotely connected with the misleading effect. जो मिसलीड किया फर्म ने, उसके कारण जो इफेक्ट आया है सेंट्रल उसको मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया को, इसका कनेक्शन इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए और रियल कॉज ऑफ दैट रिजल्ट होना चाहिए। तो ऐसा भी इस केस में नहीं था। तो उन्होंने ये कहा प्रीवी काउंसिल ने कि भैया तुम्हारे और मर्केंटाइल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कभी भी तुमको आके कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, मिस रिप्रेजेंट नहीं किया, तो तुम उसको कैसे रोक दोगे क्लेम करने से? आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप उस फ्रॉड के लिए क्लेम करिए, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर जो रेलवे रिसिप्ट के थ्रू प्लेज हुई थी, वो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही मिलेगी। तो ये था दोस्तों एस्टोपल बाय नेग्लिजेंट। एस्टोपल बाय प्रॉमिस भी होता है, एस्टोपल बाय इलेक्शन भी होता है, एस्टोपल बाय चॉइस जिसे कह देते हैं, और भी 2-3 तरीके के नाम हो सकते हैं। जब काइंड्स ऑफ एस्टोपल की बात आएगी तो आप इतना सारा लिख कर आएंगे तो आपको एस्टोपल के काइंड्स में आंसर मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि काइंड्स ऑफ एस्टोपल आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा वेवर और एस्टोपल की बात करेंगे और थोड़ा एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे कि एस्टोपल के एक्सेप्शंस कहां-कहां देखने को मिलते हैं, किन-किन पर एस्टोपल एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, कमेंट करके जरूर बताइए और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। छोटी-छोटी थोड़ी सी देर में एक-एक कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से हम लोग आपको समझा देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।